हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सीखने से पहले हम सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तथा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा क्या होती है तथा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसे निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है जो बिंदु ए पर स्थित है तथा एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु बी पर स्थित है तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2d है जो कि क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर AB क्या हो जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब आगे देखिए कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा क्या होती है। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है, तो देखिए दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली यही एक रेखा है ए बी। यही जो रेखा होगी ए बी, ये क्या कहलाएगी, अक्षीय रेखा। ठीक है, अब इसी अच्छी रेखा पे कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले एक बात और जानेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए कोई आवेश ले लीजिए, चाहे प्लस क्यू ले लीजिए चाहे माइनस क्यू ले लीजिए, उसका क्या निकालना है, परिमाण। तो इसका परिमाण क्यू हो जाएगा तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 2d। तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर आ जाएगा यहां से 2qd। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्या होता है, किसी भी आवेश, कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो, उससे r दूरी पे यदि कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर के क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। जहां पर r क्या होता है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब बात आता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। तो दिशा पता करने के लिए ध्यान दीजिए, जो प्लस क्यू आवेश होगा, अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की तरफ होगी। अगर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी तरफ होगी। तो ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश से r दूरी पे उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तथा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धन आवेश से दूर होती है तथा ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो आइए अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हम किसी बिंदु पर, उसके अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए किसी भी विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश उपस्थित होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। अब दोनों आवेशों के कारण उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेंगे अलग अलग तथा उसका हम नेट निकाल देंगे, आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए निकालते हैं। देखिए क्या है, एक AB द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2d है। यदि इसका मध्य बिंदु O हो तो O और A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d, तथा O और B के भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी हो जाए स्मॉल r और इसी बिंदु P पर हमको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो देखिए अब विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, तो इस बिंदु पर दोनों आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए यदि हम कह दें कि माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर E1 अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो जो E1 की दिशा होगी माइनस क्यू की तरफ होगी, ठीक। तथा प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको यदि हम मान ले E2, तो जो E2 की दिशा होगी वो प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ होगी, तो ये हो जाएगा E2। अब ध्यान से देखिए E1 और E2 दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, तो हम आगे क्या करेंगे, इसमें E1 और E2 का मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, वहीं आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि बिंदु ए पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तो E1 बराबर हो जाएगा KQ अपान R स्क्वायर। अब देखिए R का मान क्या होता है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी हम निकालेंगे, तो बिंदु P की दूरी माइनस क्यू आवेश से क्या हो जाएगा, A है R और A है D, तो हो जाएगा R प्लस D। तो यहां E1 बराबर हो जाएगा KQ अपान R प्लस D का होल स्क्वायर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस D का होल स्क्वायर, क्योंकि K बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपान R का मान यहां पे क्या लेंगे, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी। तो देखिए A क्या है R और A है D, तो ये वाला दूरी हो जाएगा R माइनस D, तो यहां पे हो जाएगा R माइनस D का होल स्क्वायर, और K की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस D का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे E1 और E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, तो यहां पे जब हम E नेट निकालेंगे तो यहां E2 माइनस E1 कर देंगे। क्यों E2 माइनस E1 कर देंगे, क्योंकि E2 का मान ज्यादा है, E1 का मान कम है। क्यों E2 का मान ज्यादा है, इसलिए E2 का मान ज्यादा है कि ध्यान से देखिए प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है, तो यहां पे E2 का जो मान है वो कम होगा, क्योंकि यहां से प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, कम। जब दूरी कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो यहां से E2 ग्रेटर देन हो जाएगा E1, ठीक है। तो यहां से यदि हम निकालें कि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, तो क्या आएगा, लिखेंगे का बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। क्यों E2 माइनस E1? यहां से लिख दीजिए E2 इज ग्रेटर देन E1। E1 और E2 का मान रख देंगे, तो E2 की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस डी का होल स्क्वायर, माइनस E1 की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले लेंगे? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर। और इसको जब आगे हम हल करेंगे तो आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए इसका R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू R प्लस डी का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा और यहां आ जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD। ठीक है, और नीचे इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से और आगे कैलकुलेट करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, और इस माइनस को जब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD अपान हो जाएगा यहां से R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखिए प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से बचेगा क्या? E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा क्या? 2RD हो जाएगा क्या? 4RD अपान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक अप्रोक्सीमेशन लेगा। क्यों अप्रोक्सीमेशन लेना है? क्योंकि ये जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो ऐसे द्विध्रुव के लिए पढ़ते हैं जो बहुत छोटा हो। जब द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तो जो D का मान होगा वो R के तुलना में बहुत कम होगा, तो D स्क्वायर का मान और कम हो जाएगा, तो D स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो डी स्क्वायर को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। जब डी स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहां से हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा 4RD अपान डी स्क्वायर को छोड़ देंगे तो R स्क्वायर को होल स्क्वायर R के पावर आ जाएगा 4, यहां से एक R कट जाएगा तो बचेगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा तुम्हारा 4D अपान R क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम और लिख सकते हैं Q को जब हम यहां भेज देंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं E बराबर
1/4πε0। ये हो जाएगा 4QD, और 4QD को हम लिख सकते हैं 2 × 2QD अपान R3। और ध्यान दीजिएगा, यहां से जो 2QD होता है वो होता है P, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से हम लिख देंगे E बराबर 1/4πε0। 2 हो गया, 2QD की जगह हम लिख देंगे P/R3। ठीक है, क्यों 2P/R3? क्योंकि P बराबर होता है 2QD, चूंकि P बराबर क्या होता है 2QD। यही है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।